किरण स्कॉलर चैनल। नाउ ये क्लास जो है वो आपका बहुत ही बड़े गैप के बाद है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 10+2 के जो है वो कॉपी चेकिंग के लिए गई हुई थी और इसकी व्यस्तता के कारण और एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे इंटर के मैट्रिक के, तो इसकी व्यस्तता के कारण जो है वो ये क्लासेस और ये साइंस के क्लासेस जो है वो बंद हो गए थे कुछ समय के लिए। कुछ शॉर्ट्स लोड हो रहे थे, लेकिन अब जो है वो ये साइंस क्लासेस जो है वो रेगुलर होंगे और धीरे धीरे जो है वो इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। सो एवरीवन स्टे ट्यून्ड किरण स्कॉलर चैनल फॉर साइंस क्लासेस एंड हिंदी क्लासेस। नाउ स्टार्ट करेंगे आज हम लोग अध्याय 5 का, यानी जीवन की मौलिक इकाई NCERT क्लास 9th की का बायो का चैप्टर है ये। इसका पार्ट 1 हो चुका था और हम लोग अब पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब इसमें जो है वो हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ लेसन 5 NCERT क्लास 9। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये कहाँ तक हो चुका था। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था। कोशिका द्रव्य जो है वो हमें पढ़ना था। लास्ट में हम लोगों ने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक भी पढ़ा था। कुछ जो है वो सेल्स के जो है वो पार्ट्स भी पढ़ लिए थे और मैं सारा अंडरलाइन कर दी हूँ, ताकि अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगा आप आराम से जो है वो आप इस चैनल को खोल के जो मेन पॉइंट्स है आप उसको देख लेंगे, तो आप इस चैप्टर को आप रिव्यू कर सकते हैं। सो एवरीवन लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ लेसन 5। ये कोशिका द्रव्य हमारा बचा हुआ था और आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, जब हमने प्याज की झिल्ली और मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा है ना, जब हम लोग देखे तो क्या हमें मिला, तब हमें जो है वो प्रत्येक अंग में क्या मिला। अब हम लोग देखेंगे कोशिका द्रव्य में क्या क्या मिला, तो हमें कोशिका अंगक मिला। ठीक है, अब कोशिका अंगक में जो है वो हम लोग देखेंगे, नहीं कोशिका द्रव्य भी हमारा हो गया था, सॉरी। अब कोशिका अंगक हम लोग देखेंगे। कोशिका अंगक क्या है, तो लेट्स स्टार्ट। कोशिका अंगक, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें उपस्थित पदार्थ बाह्य वातावरण से अलग अलग रहें और बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें कि बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। उपापचयी यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर वो क्रियाएं नहीं होंगी तो जीव जो है वो जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना, जिससे कि वे जटिल संरचना और कार्य को सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है ना। झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचना यानी सेल होता है, यानी कोशिका है ना, उसके अंदर बहुत सारी जो है कोशिका अंगक है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ना, लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। इस तरह की जो है वो बहुत सारी जो है वो क्या होती हैं, बहुत सारी संरचना होती है, यानी अंग होते हैं कोशिका के, जो कि जो है वो उन्हें जीवित रहने में और उसके कार्य संचालन में मदद करते हैं। तो यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। क्यों, हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक से कोशिका में जो है वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका की तरह नहीं होते हैं, उसमें जो है वो झिल्लियाँ नहीं होती हैं, वो सब एक ही में होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं, है ना। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। किसमें, यूकैरियोटिक्स में भी, और प्रोकैरियोटिक में बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम लोग एकदम बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा कि अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, रसधानी कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये सब जो है वो क्या है, प्रेजेंट रहते हैं सेल में, जिन पर हम विचार करेंगे। अब जो है वो अलग अलग जो है वो हम लोग इसके विषय में पढ़ने वाले हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिका के बहुत ही निर्णायक कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, अंतर्द्रव्यीय जालिका, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या चीज़ है, तो अंतर्द्रव्यीय जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं और सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। छोटी छोटी जो है वो नलियाँ होती हैं और ये नलियाँ जो है वो
सेल के अंदर ही होती हैं, उसी को जो है वो न्यूक्लियस के पास आप देखते होंगे, ठीक है। उन्हें जो है वो हम लोग अंतर्द्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके दिखाई देती हैं। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली जैसी होती है वैसे ही इसकी भी होती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? एक जो पतली जाली के समान होती है जो प्लाज्मा को अलग रखती हैं, और ये भी वैसे ही होती हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस पर लगे राइजोसोम्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषित होती है और RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है, ठीक है। यहाँ की यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है? प्रोटीन आपका इकट्ठा होता है और इसको जो है वो सिंथेसाइज करके जो है वो विभिन्न भागों में भेज देता है। तो इस प्रकार जो है वो हम लोगों ने देखा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो रफ क्या कार्य करता है। अब स्मूथ जो है वो क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER जो है वो वसा और लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है, और यह कोशिकीय क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करती हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। और कुछ अन्य प्रोटीन वसा एंजाइम्स हार्मोन्स की भांति कार्य करते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन वसा और एंजाइम जो होते हैं और हार्मोन की भांति जो है वो कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। ये देखिएगा यहाँ पे जो आपका लाइन से दिख रहा है वो जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ देखिए खुरदरी जो है वो अंतर्द्रव्यीय जालिका दिख रही है आपको। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए यहाँ पे जो है वो खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका जो है वो ये वाली है, अंतर्द्रव्यीय जालिका है। और इस तरह से जो है वो ये क्या हो रही है? न्यूक्लियस के पास जो है वो अपना स्थान लिए हुए है। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ें। इस प्रकार जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य तथा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। यानी कि ये क्या करती है? ये कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है, एक तरह से ढांचा भी दे देती है वो, ठीक है। और एक वर्ग के जंतुओं और जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, ये यकृत की कोशिकाओं में SCR विष तथा दवा निरावशीकरण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है? यकृत की कोशिकाओं में यकृत की कोशिकाओं में SCR विष तथा दवा का निरावशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। और जो है वो आगे बढ़ेंगे हम लोग। गोल्जी उपकरण दूसरा क्या है हमारा? गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, गोल्जी ने किया था, यानी कि गोल्जी उपकरण का नाम ही जो है वो एक वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से जो है वो क्या होती है? रहती है। सजी रहती है। यहाँ देख सकते हैं आप गोल्जी उपकरण जो है वो ये पार्ट है आपका, ये यहाँ पे जो है वो गोल्जी उपकरण जो है वो ये सब जो है वो सब आपको गोल्जी उपकरण दिखेगा, ठीक है। गोल्जी उपकरण ये न्यूक्लियस के जस्ट बाहर भाग में है, यहाँ पे है गोल्जी उपकरण है, यहाँ पे भी गोल्जी उपकरण है, ठीक है।
ये सब पार्ट्स जो है वो आपके गोल्जी उपकरण हैं। उसके बाद सजी रहती है जिन्हें पुंडिका भी कहते हैं, और इन झिल्लियों का संपर्क, थोड़ा हम लोग बड़ा कर लें इसको, सजी रहती है जिन्हें पुंडिका भी जो है वो कहते हैं, और इन झिल्लियों का संपर्क जो है वो ईआर झिल्लियों से होता है, इंडोप्लाज्मिक झिल्लियों से भी होता है। इसलिए जटिल कोशिका झिल्ली एक तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। ये देखिएगा यहाँ पे गोल्जी उपकरण भी है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है ना। यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो क्या है, यहाँ जो है वो आपका गोल्जी उपकरण भी है, और जो है वो यहाँ पे जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। तो समहाउ जो है यहाँ पे भी देखिएगा आप, यहाँ पे भी जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी दोनों जो है वो क्या है, आसपास में ही है। इसलिए ये बताया गया है कि क्या होती हैं ये, देखिए आसपास ही होती हैं, और दूसरे का एक कोशिका झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग बनाती हैं, इसलिए जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग बनाती हैं। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। ये पादप कोशिका का जो है वो आप चित्र है देख सकते हैं आप। पादप कोशिका में जो है वो आपका सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी है, और क्या है आपका सेल वॉल भी है। जो सेल वॉल जो होता है वो एनिमल सेल में जो है वो एब्सेंट होता है, और ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और ये पादप कोशिका ही है। ठीक है, इसमें जो है वो आप पादप कोशिका है, इसमें आप सेल वॉल देख सकते हैं। ठीक है, अब गोल्जी उपकरण के बारे में जो है वो यहाँ पे इनके विस्तृत जो है वो बताई गई है। मैं इसको जो है वो लाइन से पढ़ूँगी आपको, फिर आप आराम से इसके बारे में समझ सकते हैं। चलिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं वो कहाँ पैक किए जाते हैं, वो गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, है ना। संश्लेषित उपकरण जो है वो पैक किए जाते हैं, और उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। ठीक है, इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। इस कार्य में शामिल है। अब किस कार्य में, यानी कि जो अंदर बाहर जो है जो ये पैक करके भेजा जाता है, उसमें कौन कौन से कार्य हैं कि पुटिका में पदार्थ का संचयन भी होता है, उसका रूप भी बदलता है, और फिर उसको पैक भी करता है। यानी कि ये 3 प्रकार के कार्य जो है वो क्या होते हैं, इन गोल्जी उपकरण में होते हैं। पुटिका में जो है वो पुटिका में पदार्थ का संचयन होता है, रूपांतरण होता है तथा बंद करना होता है। ये तीनों कार्य होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है ना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम्स को भी बनाया जाता है। अभी लाइसोसोम्स हम लोगों ने पढ़ा है और नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग आगे भी इसमें पढ़ने वाले हैं। जस्ट अभी का टॉपिक है, उसको बनाने में भी जो है वो गोल्जी उपकरण मदद करती है। अब लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स क्या है, तो लाइसोसोम्स जो है वो लाइसोसोम्स कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला, हम लोग जैसे है ना बोलते हैं, इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है वो सेल के जो है वो बहुत सारे गंदे चीज़ जो हैं वो जो हम लोग जैसे एक्सक्रीट कर देते हैं, सेल तो एक्सक्रीट नहीं करता है, तो वो जो है वो क्या करता है, वो जितने भी गंदे पदार्थ होते हैं सेल के, वो सब अपने अंदर भरता जाता है। लेकिन वो भरते भरते जो है वो जब उसका लिमिट ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, वो जो है वो फट जाता है, और जब वो फटता है तो वो जो है वो सेल को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसके बारे में आप चलिए आगे बुक में विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। लाइसोसोम्स कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम्स बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके
कोशिका को साफ करते हैं, ठीक है। यानी सारे टूटे फूटे अंग जो भी रहते हैं या अपशिष्ट रहते हैं उसको सब जो है वो क्या करते हैं, वो पचा लेता है और कोशिका को साफ रखता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ, अब बाहर के जो भी पदार्थ कोशिका के अंदर आते हैं जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन अथवा पुराने अंगक लाइसोसोम्स में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और लाइसोसोम्स में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में क्या होते हैं, मददगार होते हैं। अभी ये चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो है वो कोशिका के अंदर बाहर से आने वाले पदार्थ जैसे बैक्टीरिया भोजन पुराने अंगक लाइसोसोम्स में चले जाते हैं और छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। बहुत शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं जो तोड़ सकने में सफल होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तोड़ते हैं यानी कि वो पचा लेते हैं, ठीक है, सक्षम होते हैं। और कोशिकीय चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, यानी देखिए जब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं होता है कोशिका के अंदर, हाँ, या कोई रुकावट आ जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है या कोशिका मृत हो जाती है, तो क्या होता है, तो लाइसोसोम्स जो है वो क्या होता है, फट जाते हैं। व्यवधान के कारण कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम्स जो है वो फट जाते हैं और एंजाइम्स अपनी कोशिका ही को पाचित कर लेती है ना। और क्या होती है, मतलब जहाँ कोशिका के अंदर एक्टिविटी बंद हुआ, हाँ, तो फिर क्या होता है, लाइसोसोम्स जो होता है, लाइसोसोम्स भी अपना काम बंद कर देता है, लाइसोसोम्स फट जाता है और उसके एंजाइम्स जो है वो अपनी ही कोशिका को जो है वो क्या करते हैं, पचा लेते हैं। इसलिए जो है वो लाइसोसोम्स को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि व्यवधान के कारण जो है वो जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं और एंजाइम्स अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। उसके संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम्स में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। अब संरचना की दृष्टि से बोल रहा है कि वो होता कैसा है, तो उसमें भी जो है वो एक झिल्ली होती है जिनमें पाचन एंजाइम्स होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइम्स को बनाते हैं। अब जो है वो हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाई है। इस रफ में जो है वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं और स्मूथ में जो है वो वसा भी बनते हैं, प्रोटीन भी बनते हैं और भी अन्य जो है वो एंजाइम्स बनते हैं। तो इसमें जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइम्स को बनाते हैं जो लाइसोसोम्स में होते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन्स है जो आपको पता होनी चाहिए। लाइसोसोम्स में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं और RER इन एंजाइम्स को बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोगों ने लाइसोसोम्स के बारे में भी जो है वो अध्ययन किया और बहुत कुछ समझा कि इसे जो है वो हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे गोल्जी उपकरण को की खोज करने वाले वैज्ञानिक के बारे में दिया हुआ है कि उन्होंने जो है वो उनका जन्म 1848 में हुआ 43 में हुआ था। 1872 ईस्वी में इन्होंने जो है वो इनके डिटेल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने पदभार ग्रहण किया था मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का, ठीक है। उसका हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने जो है वो अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की, ठीक है। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है और इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः यह कोशिका की कोमल शाखाओं की प्रतिक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। बस नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था सन 1906 में। इन्हें जो है वो सैंटियागो रैमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। आगे जो है वो हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं और हम लोग अब उसके विषय में जो है वो पढ़ने वाले। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। ATP कोशिकाओं की ऊर्जा की
कोशिका की ऊर्जा है और शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अब कैसी होती है, तो वो दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली जो है वो बहुत ही वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा सा क्षेत्र बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना और इसमें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो है वो सिर्फ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है और क्या करता है, ये एटीपी कोशिका का ऊर्जा है। ठीक है, तो ये जो मुख्य बिंदु हैं इसको आपको याद रखने हैं। बाकी के पार्ट्स जो है वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप बस इसको जो है वो आप रिवाइज़ करते रहें और आगे, क्योंकि ये इस अंगक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इस प्रकार हम लोग पार्ट 3 में जो है वो अब आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।